यज्ञेश जी अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठे हुए दूर दूर तक फैले उन एकांत पहाड़ों को देख रहे थे और किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। लैंसडाउन में मौसम कुछ खराब लग रहा था। सुबह का समय होते हुए भी उस दिन चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। यज्ञेश जी एक रिटायर्ड फौजी थे। पहले वो अपनी बेटी दिशा के साथ नोएडा में रहते थे, लेकिन यज्ञेश जी की हमेशा से तमन्ना थी पहाड़ों पर और प्रकृति की गोद में रहने की। इसीलिए वो रिटायरमेंट के बाद नोएडा छोड़कर यहाँ लैंसडाउन आ गए थे। लेकिन लैंसडाउन आने के बाद उनके साथ मानो सब कुछ बुरा ही हो रहा था। करीब 6 महीने पहले उनकी 20 साल की बेटी दिशा कहीं गायब हो गई थी। पुलिस भी अभी तक दिशा के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई थी और इधर यज्ञेश जी अपनी तरफ से भी दिशा के बारे में पता करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो दिशा के कमरे, अलमारी और लैपटॉप को हमेशा चेक करते रहते कि शायद वहाँ से उन्हें उनकी बच्ची का कुछ पता मिल जाए। दिशा के अलावा यज्ञेश जी का अब इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके बिना अब इस घर में यज्ञेश जी बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। एक सुबह जब वो नहाकर बाथरूम से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बेड पर उनकी शर्ट और पैंट रखी हुई थी और उसके ऊपर एक गुलाब का फूल था। यज्ञेश जी ये देखकर थोड़ा चौंक गए, क्योंकि ऐसा तो बस उनकी बेटी दिशा ही किया करती थी। क्या दिशा अभी भी इस घर में यज्ञेश जी के साथ ही थी? दिशा का ख्याल आते ही यज्ञेश जी की आंखें भर आई। उधर नोएडा में तनवीर बेड पर लेटे हुए अपने मोबाइल में लगा हुआ था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और वो किसी लड़की से फ्रेंड्सबुक पर चैट कर रहा था। जिसके साथ तनवीर फ्रेंड्सबुक पर चैट कर रहा था, उस लड़की का नाम हेमल था। फ्रेंड्सबुक पर हेमल और तनवीर की दोस्ती को अभी बस कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन फ्रेंड्सबुक पर जो हेमल की प्रोफाइल पिक्चर थी उसे देखकर मानो तनवीर उस पर बिल्कुल लट्टू हो गया था। वो तो अब बस किसी भी तरह एक बार हेमल से मिलकर अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। आखिरकार तनवीर के बहुत मनाने के बाद हेमल उससे मिलने को तैयार हो गई। हेमल के मुताबिक अगले दिन उसके घर वाले कहीं जाने वाले थे और वो घर पर अकेले रहती, तो इसीलिए उसने तनवीर को अपने घर बुला लिया। तनवीर का तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसे अगले ही दिन हेमल से मिलने जो जाना था, उसी रात तनवीर अपने हाथों में दारू की बोतल लिए लड़खड़ाते हुए बियर शॉप से घर की तरफ आ रहा था। घर पहुंचकर तनवीर ने देखा उसके घर के बाहर एक भिखारी बैठा हुआ था। वो भिखारी तनवीर से बोला, साहब कुछ पैसे दे दो, सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ। तनवीर ने अपने पैरों से मारकर उस भिखारी को नीचे जमीन पर गिरा दिया और फिर कुछ सोचता हुआ तनवीर ने एक 10 की नोट अपनी जेब से निकालकर उस भिखारी के ऊपर फेंकता हुआ बोला, अच्छा ये ले 10 रुपए, तू भी क्या याद रखेगा। वो भिखारी अचानक से उठकर खड़ा हो गया और तनवीर को घूरने लगा। जो भिखारी अभी तक लाचार सा लग रहा था, अभी वो बिल्कुल सीना ताने तनवीर के सामने खड़ा था। वो भिखारी तनवीर के हाथ में वो 10 की नोट देते हुए बोला, ये पकड़ अपने 10 रुपए, तू तो कल वैसे भी मरने ही वाला है, तो तेरे कफन के लिए ये काम आ जाएंगे। तनवीर को उस भिखारी की ये बात कुछ अजीब लगी, क्योंकि वो दारू के नशे में था, इसीलिए उसने इस बात पर इतना गौर नहीं किया। अगले दिन तनवीर हेमल से मिलने उसके घर उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। वो बस 2 कमरों का छोटा सा मकान था। वो घर पहाड़ों पर था, इसीलिए उसकी दीवारें और छत लकड़ियों की बनी हुई थी। तनवीर ने हेमल को एक आखिरी मैसेज किया, हेलो, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ।
कुछ देर बाद सामने से रिप्लाई आया, ठीक है अंदर आ जाओ। तनवीर जैसे ही घर के अंदर गया तो पहले ही कमरे में यज्ञेश जी बैठे हुए थे। तनवीर ये देखकर थोड़ा चौंक गया। हेमल ने तो कहा था कि वो घर पर अकेली रहेगी, तो ये आदमी कौन है? अभी तनवीर के दिमाग में ये सब ख्याल आ ही रहा था कि यज्ञेश जी भागते हुए उसके पास आए और बोले, मेरी बेटी दिशा कहाँ है? देखो अब ये मत बोलना कि तुम नहीं जानते। मैंने दिशा का लैपटॉप चेक किया, वो फ्रेंड्स बुक पर तुम्ही से बातें करती थी और आखिरी बार तुम्ही ने मेरी बच्ची को मिलने के लिए बुलाया था। उसके बाद से वो कभी घर लौट कर नहीं आई। बताओ क्या किया तुमने उसके साथ? अच्छा, तो तू ही मुझसे हेमल बन के बातें कर रहा था। साले बुड्ढे, तूने मेरे 2 महीने खराब कर दिए। इतने में तो मैं फ्रेंड्स बुक पर किसी और लड़की को टारगेट करता। और हाँ, जहाँ तक रही तेरी लड़की की बात, तो मैंने उससे बोला था कि जब घर से भागना तो जितना भी कैश और गहने हो लेकर आना। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम लोग साले फटीचर हो। वो अपने साथ बस 25,000 रुपये लेकर आई थी। उसमें से आधे पैसे तो उसके साथ इधर उधर होटल में रहने में ही खर्च हो गए। इतनी महीनों की मेहनत मैं इतनी आसानी से कैसे जाने देता? तो मैंने तेरी बेटी को 2 लाख में कोठे पर बेच दिया। अब उसके 2-3 दिन बाद मुझे एजेंट ने फ़ोन करके बताया कि दिशा वहाँ से भागने के चक्कर में तीसरी मंजिल से नीचे कूद गई और मर गई। अब उसके मरने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं तो जब उसे आखिरी बार वहाँ छोड़कर आया था तब तो वो जिंदा थी। यज्ञेश जी तनवीर का कॉलर पकड़कर बोले, साले कितना गिरा हुआ इंसान है तू। तनवीर ने यज्ञेश जी को एक जोर का धक्का दिया और वो जाकर फर्श पर गिर गए। जब यज्ञेश जी फौज में थे तो तनवीर जैसे 2 लोगों को वो एक साथ ही पटकनी दे देते थे, लेकिन अब उनकी उम्र हो गई थी और वो लाचार से फर्श पर पड़े हुए थे। तनवीर यज्ञेश जी के सामने खड़ा उन पर हंस रहा था कि तभी उसने देखा कि यज्ञेश जी उसके पीछे किसी को देख रहे हैं। वो कौन है ये देखने के लिए जब तनवीर पीछे मुड़ा तो उसकी आंखें मानो फटी की फटी रह गई। उसके सामने दिशा खड़ी थी। वो देखने में तो दिशा की तरह ही लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों की जगह आंखें नहीं थीं। बस 2 गहरे काले गड्ढे थे, जिसके अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो केवल अंधेरा ही नजर आ रहा था। यज्ञेश जी भले से ही फौज में थे और एक सख्त आदमी थे, लेकिन उनकी बेटी दिशा के सामने उनकी भी एक नहीं चलती थी। दिशा बहुत जिद्दी और गुस्से वाली थी। यज्ञेश जी दिशा को वहां देखकर समझ चुके थे कि आज तनवीर को कोई भी नहीं बचा पाएगा। देखो दिशा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके आगे अभी तनवीर कुछ बोल पाता, उसके पहले ही दिशा ने तनवीर की दाहिनी टांग के घुटनों के नीचे का हिस्सा एक ही झटके में तोड़कर अलग कर दिया। तनवीर वहीं जमीन पर पड़ा जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे इतना ज्यादा दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला ही रहा था कि दिशा ने तनवीर की वो टूटी हुई टांग उसके मुंह में डाल दिया। दर्द से तड़प तड़प कर कुछ ही देर बाद तनवीर वहीं मर गया। यज्ञेश जी सामने कुर्सी पर बैठे हुए ये सब कुछ देख रहे थे। उनकी बच्ची से उनकी मुलाकात इस हालातों में होगी, उन्होंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अपनी बच्ची के बारे में सोचकर उनकी आंखें भर आईं।